नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में वर्ष 2025-2026 की आर्थिक समीक्षा दस्तावेज पेश किया। उन्होंने प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी उल्लेख किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय संसद द्वारा दिनांक 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया। ओम बिरला ने कहा कि ये सम्मेलन 53वां राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्ध स्वायत्त सांसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मेलन में रिकॉर्ड 60 अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों और लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तुलिया एक्सन और CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों ने इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, सांसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और माननीय सांसद सदस्यों द्वारा प्रभाव और संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाने और उनमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां तथा माननीय संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विषय शामिल थे। ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन के दौरान मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान उन सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत संसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने भारत के साथ एक मजबूत मित्रवत सहयोग बनाए रखने की इच्छा भी व्यक्त की। CSPOC परंपरा के अनुरूप सम्मेलन के समापन के उपरांत दिनांक 17 जनवरी 2026 को अतिथि शिष्टमंडलों को जयपुर भ्रमण आयोजित किया गया। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में गुरुवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने 2026-2027 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी GDP ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित 7.4% से थोड़ा कम है। लोकसभा में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण अनुमान के दस्तावेज में कहा गया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर वृद्धि की संभावना है, जिसके लिए सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक वृद्धि के अनुमान में हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों के कुल प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, जिससे अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की ग्रोथ क्षमता 7% के करीब पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि घरेलू कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और सूक्ष्म आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनी हुई है। इसलिए वृद्धि के आसपास जोखिमों पर संतुलन मोटे तौर पर समान बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज में कहा गया कि वृद्धि अच्छी है, स्थिति अच्छी बनी हुई है, महंगाई नियंत्रण में है, बारिश और खेती की संभावनाएं अच्छी हैं, बाहरी कर्ज कम है, बैंक बेहतर स्थिति में है तथा तरलता यानी लिक्विडिटी की स्थिति अच्छी है। इसके साथ ही क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, कारपोरेट बैलेंस शीट मजबूत है और व्यावसायिक क्षेत्र में कोष कुल प्रवाह मजबूत है। नीति की तेज गति और उद्देश्यपूर्ण शासन व्यवस्था इस माहौल को और मजबूत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज में कहा गया है कि रुपया अपनी असली कीमत से कमज़ोर है। बेशक इन दिनों कमज़ोर रुपया होना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये भारतीय सामानों पर ज़्यादा अमेरिकी टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम करता है और अब ज़्यादा कीमत वाले कच्चे तेल के आयात से ज़्यादा महंगाई का कोई खतरा नहीं है। इसमें कहा गया है कि सरकार तय किए गए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर सही चल रही है और उसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 में GDP के 4.4% के राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्य को हासिल करना है। आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक माहौल में एक बड़ा बदलाव भारत के बाहरी सेक्टर के परिदृश्य को आकार दे रहा है। कारोबार, निवेश और पूंजी प्रवाह पर भू राजनीतिक गठबंधनों, औद्योगिक नीति और रणनीतिक विचारों का असर बढ़ा है, जिसका मतलब है कि बाहरी माहौल पहले से अति वैश्वीकरण की ओर की तुलना में ज़्यादा अस्थिर और कम मददगार रहने की संभावना है। इसमें कहा गया कि उभरती हुई मार्केट इकॉनमी के लिए
इस बदलाव का मतलब है पूंजी के लिए ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, वैश्विक कारोबार के आकार का धीमा विस्तार और नीति एवं भू राजनीति के प्रति बाहरी प्रवाह की बढ़ी हुई संवेदनशीलता। आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज के अनुसार भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और ये मजबूत निर्यात, लचीले सेवा कारोबार और बढ़ते कारोबार नेटवर्क की वजह से वैश्विक समन्वय को गहरा कर रहा है। ये बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण और वैश्विक मांग के हिसाब से ढलने की क्षमता को दिखाता है। सेवा निर्यात सबसे आगे है, जबकि नॉन पेट्रोलियम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो उच्च मूल्य के विनिर्माण और ज्ञान कारोबार नॉलेज ट्रेड में वृद्धि को दिखाता है। इस मजबूती को बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार और एक सामान्य बाहरी कर्ज प्रोफाइल का समर्थन मिल रहा है। और अब खबरें राज्यसभा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में आर्थिक समीक्षा 2025-2026 की प्रति पटल पर रखी और इसके बाद उच्च सदन की बैठक रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के ठीक बाद आसन की अनुमति से आर्थिक समीक्षा की प्रति को पटल पर रखा। इससे पहले दोपहर 12 बजे लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश कर चुकी थी। आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा पेश वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें देश के लगभग हर आर्थिक मोर्चे की बारीकी समीक्षा कर आगामी वर्ष में और इसके विकास और उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक समीक्षा रखे जाने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 1 बजे सदन की बैठक को रविवार को लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के 1 घंटे बाद तक के लिए स्थगित कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2026-2027 पेश करेंगी और उस दिन लोकसभा की बैठक स्थगित होने के 1 घंटे बाद राज्यसभा में इसकी प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान सामान्य ढंग से कामकाज हुआ। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नीरज डांगी ने सोने चांदी की कीमतों में हाल में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताई और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। डांगी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में सोने और चांदी की बेकाबू कीमतों ने ग्रामीण भारत, विशेषकर महिलाओं और विवाह वाले परिवारों की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 महीने में यानी दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 के बीच भारत में चांदी की कीमतों में करीब 306% और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इनकी कीमतों में इस कदर बेलगाम वृद्धि सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक असफलता को दर्शाता है। डांगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार शादी के मौके पर न्यूनतम आभूषण भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने विवाह को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाजों और जमाखोरों पर लगाम नहीं लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान नीतियों में आम महिलाओं को सजा मिल रही है, वहीं जमाखोरों को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और सट्टेबाजों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। शून्यकाल के दौरान भाजपा के अमरपाल मौर्य ने प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि यह शहर न केवल प्रख्यात तीर्थस्थल है बल्कि अपनी अनूठी संस्कृति के लिए भी विख्यात है। उन्होंने कहा कि हर साल दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज आते हैं और उन्हें कई तरह की सुविधाओं की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और अगर प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो जाती है तो वह प्रयागराज और आसपास के शहरों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा, जिन्हें कई बार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लखनऊ और अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। भाजपा की ही डॉक्टर कल्पना सैनी ने शून्यकाल में अंगदान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग समय पर अंग न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर अंग न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण अंगदान के प्रति जागरूकता में कमी है। सैनी ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से 8 या अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने मांग की कि अंगदान को सरकार राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाए और इस बारे में व्यापक जागरूकता फैलाया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अंगदान के लिए आगे आएं। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश की तस्वीर बदल दी है और आज स्वच्छता लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि आज देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं और लोग स्वच्छता तथा गरिमा के प्रति जागरूक हुए हैं। ब्रजलाल ने कहा कि कुछ अहम बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कई सामान ऐसी पैकिंग में मिलते हैं जिनमें देवी देवताओं के चित्र होते हैं या हमारे पवित्र श्लोक लिखे होते हैं।
उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऐसा सामान उन प्लास्टिक में मिलता है जिनका एक बार उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद फेंकने पर यह प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, बल्कि पानी में या कहीं और चला जाता है, और यह हमारे देवी देवताओं पवित्र श्लोकों का अपमान है। भाजपा सदस्य ने मांग की कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिए और ज़रूरत हो तो इसके लिए कानून भी बनाया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने ब्लिंकिट, जोमेटो, जैप जैसे ऑनलाइन मंचों की वजह से स्थानीय एवं छोटे किराना दुकानदारों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छोटी दुकानों का मतलब ही यही है कि उसके मालिक के पास पैसे की कमी है और बड़ी दुकान उसके बस के बाहर है। ऐसे में ऑनलाइन मंचों की अत्यधिक सक्रियता छोटे दुकानदारों के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रही है। भाजपा के नरेश बंसल ने उत्तराखंड के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उसकी अपनी धार्मिक संस्कृति, साहसिक स्थलों और सौंदर्य के कई कारण हैं, और इनमें ग्रामीण पर्यटन के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण इन्हें माना जा सकता है। बंसल ने मांग की कि राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को तमाम सुविधाएं मिले, वे देवभूमि की संस्कृति से अवगत हो सके और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले। भाजपा की माया नरोलिया ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का जिक्र किया और इसे तत्काल दूर किए जाने की मांग की। इसी पार्टी के डॉक्टर अजित माधवराव गोपछड़े ने नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तनों और गुणवत्ताहीन प्लास्टिक के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बाजार में बड़ी हिस्सेदारी वाले इन उत्पादों पर इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। माकपा के डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने संकट के समय एयरलाइनों द्वारा विमानों का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा देने का मुद्दा उठाया और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आखिर संकट काल में क्या होता है, जब विषम हालात होते हैं उसे ही संकट काल कहा जाता है, और ऐसे में मानवीय सहायता ज़रूरी होती है, न कि ऐसे समय में अपना फ़ायदा देखना ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि एयरलाइनें मौके का फ़ायदा उठाती हैं और संकट काल में विमानों का किराया 120% तक बढ़ा दिया जाता है। सरकार को इस समय में कठोर कदम उठाने चाहिए। ब्रिटास ने हवाई किरायों को नियंत्रित करने और हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की मांग की। उन्होंने हवाई यात्रियों के हितों की रक्षा किए जाने की मांग करते हुए कहा कि देश के हवाई यातायात क्षेत्र में कुछ कंपनियों का एकाधिकार है। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम करीब 13 साल पहले लाया गया था और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसने कोविड काल में गरीबों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन विडंबना है कि 13 साल बीत जाने के बाद भी इस अधिनियम के पात्रता मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समय बदल गया है, हालात बदले हैं, जिसे देखते हुए अधिनियम के पात्रता मानकों में भी बदलाव की ज़रूरत है। माकपा के डॉक्टर वी शिवदासन ने देश में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण कर देखना चाहिए कि हम कहाँ चूक कर बैठे हैं। हमें व्यवहार्य शिक्षा और रोजगार मूलक शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की मांग की। भाजपा के डॉक्टर के लक्ष्मण, एस सेल्वागन बेथी, डॉक्टर भीम सिंह, संगीता यादव, नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी और आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गुप्ता ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से आम बजट और अन्य महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संसदीय शालीनता और उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया। अपने आरंभिक संबोधन में सभापति राधाकृष्णन ने विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डाला, जो सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता प्रभाव राष्ट्र की आर्थिक दिशा तय करने में सांसदों में हमारी भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने कहा कि 30 बैठकों वाले इस सत्र में केंद्रीय बजट और विधायी प्रस्तावों पर जोर रहेगा और अवकाश के दौरान विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समितियां अनुदान मांगों पर गौर करेंगी। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं सदस्यों से सदन और समितियों में चर्चा के दौरान सार्थक योगदान देने का आह्वान करता हूं। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए निर्धारित कार्य के प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करें। उन्होंने संसदीय अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया। सभापति ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विचारों की विविधता और जीवंत चर्चा से फलता फूलता है। विचारों का सम्मानपूर्वक आदान प्रदान और रचनात्मक चर्चा संसदीय विमर्श का मानदंड होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सत्र को शिष्टाचार, अनुशासन और गरिमापूर्ण आचरण द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि सदस्यों को अपने आचरण में लोकतंत्र और अनुशासन के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। संसद के वर्तमान बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। इसी चरण में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सदन की बैठक दोबारा 9 मार्च को शुरू होगी और दूसरे चरण की समाप्ति के लिए 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।